हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर केस स्टडी के रिगार्डिंग। फर्स्ट लेक्चर में हमने 15 केस स्टडी की थी फर्स्ट चैप्टर से, तो उसका नेक्स्ट की हम केस स्टडी कर रहे हैं सेकंड लेक्चर में, दैट इज केस स्टडी नंबर 16। स्टूडेंट्स नोटबुक लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जो भी केस स्टडी में कीवर्ड्स आएंगे उस कीवर्ड्स का प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड। कंसिडर द कास्ट दैट द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा उसने, वेरियस फीचर्स पूछी है, वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। जो फीचर्स है मैनेजमेंट की वो करनी है, तो एक फीचर यहाँ से निकल के आ रही है, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बोथ ऑफ देम टेक अप ए जॉब एट मैनेजर लेवल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अंजू टेक अप ए मार्केटिंग job in the retail company and strive to increase sales, where the Manju join a NGO and work diligently to realize its objective related to providing employment to specially abled person. Both of them have to perform a series of composite but separate function, means उसको बहुत सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। On some day Anju may spend more time in planning a future display layout, and on another day she may spend time in sorting out an employee's problem. Means कभी वो प्लानिंग करती है, कभी वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होती है उसको शॉर्ट आउट करती है, तो डिफरेंट एक्टिविटी करती है अंजू। बोथ अंजू एंड मंजू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू बिल्ड ए फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम। मतलब जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो उसके वहाँ पे काम करते हैं, उसकी वो टीम स्पिरिट बनाने का कोशिश करती है। द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज द टारगेट टू मीट अकॉर्डिंग टू प्लान, ताकि हमारे जो टारगेट आर मीट अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी टारगेट है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें अचीव हो जाए। एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इन इट्स फंक्शनिंग। मतलब सारा काम सही तरीके से चल रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द एवोकेशन वेरियस फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फीचर दिख रही है। पहला है कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पे यूनिवर्सल आ जाएगा। यूनिवर्सल प्रोसेस ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वह मैनेजमेंट की नीड रहती है। सेकेंड, सीरीज ऑफ कंटिन्यू मीन्स ये कंटिन्यू प्रोसेस भी आप लिख सकते हो। कंपोजिट मीन्स डिफरेंट टाइप के फंक्शन, तो आप ग्रुप एक्टिविटी भी लिख सकते हो, इसको ग्रुप एक्टिविटी है। अंजू में स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग इन फ्यूचर डिस्प्ले, समडे डिस्प्ले पे यूज करती है टाइम को, कुछ टाइम वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को ग्रीवनेस करती है, तो ये मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। और टारगेट को अचीव, तो आप ये लिख सकते हो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इस हिसाब से आप इसमें जो फीचर्स है वो आप इसके स्टडी में देख के इसके लिख सकते हो। तो आपको ये हाईलाइट करनी है, हो सके तो आप कोटिंग कीजिए। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता तो भी आप क्या कीजिए, उसको कोट कीजिएगा। क्यों कोट करने से जो एग्जामिनर होता है उसको भी क्लियर हो जाता है कि उसने जो फीचर लिखा है वो किस बेस पे लिखा है। तो हमारा यूनिवर्सल, कंटिन्यू प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशनल और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इस हिसाब से आप इसको 5 लाइन को कोट करके ये 5 फीचर लिख दीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल अलायंस लिमिटेड इज वेल नाउन सीमेंट कंपनी इन इंडिया। पहले इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव।
आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है मैनेजमेंट के, बीइंग फुलफिल्ड बाय रियल अलायंस लिमिटेड। और सेकंड क्वेश्चन है टू वैल्यू। आजकल वैल्यू के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने इसको कवर किया इसमें। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, इसके स्टडी को पढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो इन तीनों को हम ध्यान में रखते हुए हम केस स्टडी को पढ़ेंगे। इट इज ए वेल नाउन सीमेंट कंपनी इन इंडिया। इट इज एबल टू अर्न एडुकेट रेवेन्यू एंड रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट को कवर करने के लिए इसके पास एडुकेट प्रॉफिट हो रहा है, एडुकेट रेवेन्यू है उसके पास। इट्स कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड्स ओवर द ईयर। या नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन टर्नओवर भी अच्छा जा रहा है। रेट ऑफ profitability of the business is also creditable. The employees of the company are happy and satisfied with their remunerations, working conditions, promotion policy, etc. As a part of his moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially abled person. उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड किया कंपनी ने। एंड प्रमोटिंग लिटरेसी इन द विलेज अडॉप्ट बाय इट। और उसने कुछ विलेज को भी अडॉप्ट कर रखा है जहाँ पे वो लिटरेसी के लिए काम कर रही है। तो इसमें आप देखिए, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया गया कि नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़े थे GPS, मीन्स कंपनी की ग्रोथ के लिए काम किया जा रहा है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए हो रहा है और कंपनी सर्वाइव कर रही है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हमारा। फिर बात करते हैं हम सोशल की। सोशल में सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, सोसाइटी के लिए देखिए स्पेशल अवेल्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो ये सोसाइटी का हो जाएगा हमारा। और प्रमोटिंग लिटरेसी इन विलेज अडॉप्ट बाय इट, उसने जो विलेज अडॉप्ट करके वहाँ पे लिटरेसी के लिए काम कर रही है, तो ये हमारी कौन सी ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप इसको सोशल में लिख दीजिए। और फिर आ रहा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि एम्प्लॉय आर हैप्पी विद देयर रिम्यूनरेशंस, वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन पॉलिसी। तो ये सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर रहा है, सोशल को भी फुलफिल कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो आप इस तीनों ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग लिख लीजिए कि फुलफिलिंग ऑल 3 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसमें लाइन कोट करके लिख दीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी ग्रोथ में जा रही है। सोशल में लिख लीजिए कि स्पेशल पर्सन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है एंड वर्क ऑन लिटरेसी स्पेशली अडॉप्टेड विलेज। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। और टू वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो बिहेव है उसका अच्छा बिहेव है, एम्प्लॉय के लिए डेवलप के लिए काम कर रहा है, वो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सारे वैल्यू में कवर हो जाएगा हमारा। केस स्टडी नंबर 18। पहले क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वेरियस रीजन दैट हैव मेड मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट। मीन्स आपको रीजन बताना है जिससे मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या बताना है, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट बताने हैं बाय कोटिंग द लाइन। तो लाइन भी कोट करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे। ईसा वर्क्स एज ए कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ ए कंपनी इन पावर सेक्टर। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेलेंट मैनेजरियल कंपिटेंस द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस कॉस्ट and increase productivity. The company belong to infrastructure sector where is a regular amendment are made in the government regulation and policy. She hold a regular meeting to ensure the people in her department are not only aware of the latest change but also able to adapt these changes. Means वो continue meeting hold करती है ताकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस मिले, साथ साथ वो उसको चेंज को भी अडेप्ट कर लें। This helps the company to maintain its competitive edge. Competitive environment को क्रिएट करने में हेल्प करता है। She motivate and lead her team in such a manner that individual member are able to achieve personal goals. तो personal goal के रिगार्डिंग वो काम कर रही है, उसको लिए मोटिवेट करती है। While contribute to the overall organization objective, in the process of fulfilling her duty of growth of organization, she help in providing competitive service, adopting new technology, getting more employment opportunity,
फॉर द ग्रेटर गुड्स ऑफ पीपल्स एट लार्ज। तो इसमें हमको इम्पोर्टेंट बताना है। तो पहले ये देखिए यहाँ पे एबल टू रिड्यूस कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये लिख सकते हो हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, मीन्स कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, जो हमारे पास रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज हो रहा है। प्रोडक्टिव इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिव इंक्रीज हो रही है तो आप इसको ये लिख सकते हो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। कंपनी इज एबल टू अडेप्ट दिस चेंज, तो आप ये लिख सकते हो हेल्प इन अडेप्ट द चेंज, जो भी चेंज है उसको अडेप्ट करने में हेल्प करता है। पर्सनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। और उसको कॉम्पिटिटिव सर्विस प्रोवाइड कराता है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, जिससे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो ये बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको इंपॉर्टेंस को लिख सकते हो लाइन को कोट करते हुए। क्वेश्चन 19 देखिए क्या पूछा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हमें नेचर बतानी है। रामानुजन joined as IT firm in as a system analyst after completing his master in computer science. As the nature of work demand, as he has to work in very close coordination with all the department heads in the firm. Very soon Ramanujan realized that each department had his own individual, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसका क्या होता है, ओवन स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। दे डिफरेंट ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क, और डिफरेंट अप्रोच के साथ वो काम करते हैं। दे टेंड टू डील विद ए गिवन सिचुएशन, एन इश्यू और ए प्रॉब्लम थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ देयर ओवन एक्सपीरियंस, कि जब भी कोई इश्यू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको ओवन एक्सपीरियंस के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू वो उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की नेचर बताइए। तो मैनेजमेंट का नेचर देखिए यहाँ पे क्या है, देखो आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, ये तीन हमने इसकी नेचर पढ़ी थी। अब देखिए ये सारी चीज़ें किस में होती है, प्रोफेशन में होती है क्या, नहीं। साइंस में होती है, नहीं। आर्ट में होती है, क्योंकि देखिए आर्ट में एक तो क्या होता है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, सिस्टमेटिक नॉलेज। दूसरा ओवन स्टाइल ऑफ वर्किंग, ये आर्ट की एक फीचर आ रही है, ओवन स्टाइल ऑफ वर्किंग, ठीक है। और उसको एक्सपीरियंस के थ्रू क्या हो सकता है, वो उसमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये हमारा इसमें हमारे मैनेजमेंट की नेचर होगी आर्ट। तो आप लिख सकते हो कि हेयर मैनेजमेंट इज ए आर्ट, एंड उसको आइडेंटिफाई कर दो इसमें कौन कौन सी फीचर हो रही है, ओवन स्टाइल ऑफ वर्किंग, ठीक है, एंड दे डील विद सिचुएशन विद देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी। तो ये हमारा आ जाएगा पर्सनलाइज। तो इसको आप देख, एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में से एक पर्टिकुलर नॉलेज की बात कर रही है, पर्टिकुलर नॉलेज। Dharam is a well-known businessman in the field of publishing. He owes the success of his business to his own education in business management and his team of certified management consultant. वो इसको अपना सारा इसको श्रेय देता है। Therefore, he decided to send both his children, Dhanush and Damini, abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise. He felt that all over the world there is a marked
ग्रोथ इन द मैनेजमेंट, कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें मतलब एक बहुत सारी ग्रोथ हुई है एज ए डिसिप्लिन, बट स्टिल इज नॉट कंसिडर्ड फुल फ्लेज प्रोफेशन फॉर सर्टेन रीजन। लेकिन ये अभी तक कंप्लीट प्रोफेशन नहीं बना है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि वो उसको कैसे कंसिडर कर रहा है कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। तो मैनेजमेंट एक नॉलेज कैसे है, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, तो वो आप इसमें लिख दीजिए कि देयर आर ए पर्टिकुलर नॉलेज विच एक्वायर फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसको लिख दीजिएगा। डिसिप्लिन के बारे में जो पहला हमने हेडिंग लिखा था सिस्टमेटिक नॉलेज का, तो वही आपको इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है कि आप उसका रीजन बताइए, बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडरिंग ए फुल फ्लेज प्रोफेशन, कि वो कैसे नहीं है। तो बाकी हमारे जो 4 फीचर बच गए थे प्रोफेशन के, टोटल हमारे 5 फीचर थे। फर्स्ट हमने सिस्टमेटिक नॉलेज इसमें डाल दिया। सिस्टमेटिक नॉलेज मीन्स एक तरह से डिसिप्लिन का काम करता है वो। तो जो 4 पॉइंट है वो आप इसको डिस्कस कर दीजिएगा थोड़ा ब्रीफली में। क्वेश्चन नंबर 21, इसका हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज ए करेक्टिव मेजर टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ वर्कर। मीन्स वर्कर के आउटपुट को कंट्रोल के करेक्टिव मेजर के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन सा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट उसने इंट्रोड्यूस किया कार्तिक ने, और बाद में उसकी 2 आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। जो भी आपने यहाँ पे फाइंड किया है उसकी 2 फीचर बतानी है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। कार्तिक joined a garment factory as a plant supervisor in Lucknow. She observed that the output of some worker is very low as compared to the standard set for their performance. उसने पता लगा कि कुछ लोग होते हैं उसकी आउटपुट बहुत कम है जो हमने उसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया उससे। On analyzing the reason for the same, he find out that a lot of time of worker is wasted in getting the request material issue from the store. मतलब बहुत सारा टाइम हमें सामान मंगवाने में लग जाता है स्टोर से। Whereas on asking the storekeeper complain that there is no harmony in the working of the production department, वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई हारमोनी नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में, मतलब साथ लेके नहीं चल रहे वो। Every day the worker approach him at least minute to procure different kind of thread, laces, mirror, button. तो ये वो परचेज करते रहते हैं। If it is not available in the store, then he has to place an order with the purchase option. अगर वो पहले वो स्टोर में जाते हैं, स्टोर में नहीं होता तो फिर वो परचेज ऑप्शन से परचेज करके लाते हैं। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। As a result, a lot of time of the worker is wasted. So in order to integrate the various production activity, underline कीजिए इस चीज को, integrate the various production activity, Karthik ensure that storekeeper is informed well 3 days in advance about the request material, कि 3 दिन पहले बताएं सारी चीजें एक दूसरे को, मतलब कोऑर्डिनेशन करके चलें। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट है वो आपस में काम सही नहीं कर रहे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो जब जरूरत होती है उसी टाइम भाग के जाता है स्टोर कीपर के पास में। स्टोर कीपर के पास अगर सामान नहीं होता तो फिर वो परचेज ऑफिसर से मंगवाना पड़ता है, जिसमें टाइम लग जाता है। तो एक काफ़ी टाइम इसमें वेस्टेज हो जाता है। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए उसने क्या किया, इंटीग्रेट किया उसकी जो एक्टिविटी है कि आप 3 दिन एडवांस में बताओगे। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेट मीन्स कोऑर्डिनेशन करना। अब इसके फीचर्स लिख दीजिए, ग्रोथ इन साइज, integrate the efforts of various department, synchronize the efforts। तो इस हिसाब से इसके कुछ फीचर्स है वो आप इसमें डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, Sridhar's father is working as a section in charge in government office. Identify the level, हमें लेवल बताना उसका और उसके 5 फंक्शन बताने हैं। अगर आपको लेवल पता लगे तो आप 5 फंक्शन लिख दोगे उसमें। लेवल हमारे कितने होते हैं, 3 लेवल होते हैं। तो तीनों लेवल में इसमें देखिए कौन सा लेवल है, वो है सेक्शन इंचार्ज। ध्यान रखिए एक तो होता है डिपार्टमेंट इंचार्ज, डिपार्टमेंट से नीचे होता है सेक्शन इंचार्ज। तो डिपार्टमेंट इंचार्ज किस में आता है, मिडिल में आता है।
तो डिपार्टमेंट इंचार्ज तो है नहीं वो, तो वो क्या है, सेक्शन इंचार्ज है। तो सेक्शन इंचार्ज जिसके अंडर में काम करता है वो कौन होता है, सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल के आप 5 फंक्शन लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी उसने क्या पूछा है, फ्रॉम दिस लेवल, वो किस लेवल पे काम कर रहा है, आइडेंटिफाई द लेवल, और उसके हमें 3 फंक्शन बताने। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1+3 का। देखिए, गीता इज वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, वन ऑफ हर की फंक्शन, उसका फंक्शन से पता लगाइए वो किस लेवल पे काम कर रहा है। रिलेट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो कौन सा लेवल होता है जो हमारे गोल को फॉर्मुलेट करता है, तो वो होता है हमारा टॉप लेवल। तो ये किस लेवल पे काम कर रहा है, टॉप लेवल पे, और उसके आप फंक्शन लिख दीजिए 3। एक तो फंक्शन ये लिख दीजिए जो बता रखे हैं, लेकिन उसने पूछा है अदर फंक्शन, तो 3 वो फंक्शन बताने हैं जो इसके अलावा है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, रिसोर्स को असेंबल करना है उसको, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप उसको लिख सकते हो। टॉप लेवल के 2-3 फंक्शन है अलग इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी उसने लेवल पूछा है, आइडेंटिफाई द लेवल। अरुंधति हैज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मार्केट डिवीजन हेड ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। मार्केट डिवीजन हेड मतलब मार्केट एक क्या है, फंक्शन है, एक डिपार्टमेंट है, एक फंक्शन है, और वो फंक्शनल हेड है, तो वो किस लेवल पे काम करेगा, मिडिल लेवल पे काम करेगी। तो मिडिल लेवल के आप उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं वो 4 फंक्शन लिख दीजिए। नेक्स्ट केस स्टडी, Bhuvan argues that management is required in all kind of organization, whereas Piyush feels that management is not required in non-business organizations such as school, club, hospital. Who is correct? तो पहले बताओ कौन करेक्ट है। करेक्ट क्या है, भुवन है, कि भुवन कहता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा, उसका नाम भी लिख दीजिए, यूनिवर्सल, उसकी फीचर्स है, इट इज ए यूनिवर्सल फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फंक्शन, so it required in all kind of organization. तो Bhuvan is correct in this case. सिंपल सी केस स्टडी है, उसका पोस्ट है फॉरमैन का, तो उसमें लेवल पूछा है। तो फॉरमैन किस लेवल पे आता है आपको पता है, ये आता है हमारा लोअर लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल, फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो सबसे ज़्यादा टच में होते हैं वर्कर के फर्स्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 27, सोनू निगम इज ए फेमस प्लेबैक सिंगर, ऑलवेज स्पेंड टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड एडिट हिज क्रिएटिविटी इन हिज सिंगिंग। देखिए वो किस पे टाइम स्पेंड करता है, प्रैक्टिस पे एंड क्रिएटिविटी पे। तो पहले तो उसने पूछा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको कौन सा दिख रहा है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। यहाँ प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाएगा, क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। तो क्रिएटिविटी जो वर्ड है वो किससे निकल के आ रहा है, आर्ट से निकल के आ रहा है। नेम अदर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आर्ट हमारा यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया, तो जो 2 बच गए वो यहाँ लिख दीजिए, साइंस एंड प्रोफेशन। सिर्फ हमें नाम लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना। सेकंड पैराग्राफ में, लाइक सोनू निगम मिस्टर राजीव मैनेजर ऑफ हेडलाइंस लिमिटेड यूज हिज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन टू मैनेज द बिजनेस। वो भी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है, प्रैक्टिस पे फोकस करता है। द एम्प्लॉय आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एज ही एवरी डे रिवार्ड एम्प्लॉय फॉर देयर पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी। तो इसमें वैल्यू पूछिए, तो कौन सी वैल्यू फॉलो कर रहा है वो, एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है। तो ये इसमें एम्प्लॉय के रिगार्डिंग अब उसकी वैल्यू लिख दीजिए मिस्टर राजीव की।
केस स्टडी नंबर 28। पहले क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रोसेस बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। वो मतलब क्या मिस कर रहे हैं वहां पे। व्हाट क्वालिटी इज प्रोसेस बाय थर्ड वर्कर, तीसरा वर्कर क्या कर रहा है। विच वर्कर प्रेफर बाय मैनेजमेंट, और किसको प्रेफर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को, Bowmal Limited, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garment per month at estimate cost of 200 per garment। तो ध्यान रखिए 100 गारमेंट का हमें प्रोडक्शन टारगेट किया है पर मंथ में, यह टाइम है, और एस्टिमेट कॉस्ट 200 पर गारमेंट। मोहन ए वर्कर डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर अराउंड 150 गारमेंट बट एज एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 230। अब देखिए इसने कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगा दिया, लेकिन उसने डबल शिफ्ट में काम किया, मिस टाइमली इसने कंप्लीट कर लिया काम टाइमली कंप्लीट हो गया मोहन का, लेकिन ये कॉस्ट ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे वो क्या है, इफेक्टिव है लेकिन इफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा लगा दिया। तो आपको कौन कौन सी क्वालिटी को वो लैक कर रहे हैं आप उसके बारे में बताना है। तो पहले वाले में वो क्या इफिशिएंट नहीं है मिस्टर मोहन। रवि अनदर वर्कर फोकस ऑन कॉस्ट, वो कॉस्ट पे फोकस करता है एंड हैंडल रिसोर्स वेरी केयरफुली, सो मैन्युफैक्चर 90 गारमेंट बट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 190 पर गारमेंट। उसने देखिए कॉस्ट बचा लिया, कॉस्ट कितना था 200, लेकिन उसने 190 में कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 90 गारमेंट ही प्रोडक्शन कर पाया, मीन्स वो इफेक्टिव नहीं है, उसने टाइमली काम कंप्लीट नहीं किया, इफेक्टिव वो नहीं है। तो उसने पूछा क्वालिटी लेकिंग का, तो यहाँ पे इफेक्टिव का बारे में हम बताएंगे। थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव टारगेट 100 गारमेंट एंड कॉस्ट 200। तो इसने पूरा बैलेंस कर दिया, तो इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कुछ मिस नहीं कर रहा है ये। तो थर्ड वर्कर की क्वालिटी तो पहले बता देना ये फर्स्ट क्वेश्चन में कि रवि और मोहन क्या नहीं है, क्या लैकिंग है। रवि है इफेक्टिव नहीं है, सॉरी रवि इफेक्टिव नहीं है, यस, क्योंकि उसने 90 गारमेंट बनाया है, और मोहन है वो इफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने 230 रुपये लगा दिए और इसने सिर्फ 90 यूनिट बनाई है। थर्ड वर्कर जो है उसने वो इफेक्टिव भी है, इफिशिएंट भी है। तो कौन से वर्कर को प्रेफर करेंगे हम थर्ड वर्कर को प्रेफर करेंगे, तो थर्ड वर्कर है वो काम प्रॉपरली बैलेंस कर रहा है, इफेक्टिव विद इफिशिएंसी आल्सो। ट्वेंटी 29 के स्टडी में आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हमें आइडेंटिफाई करना है। मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज इंस्टॉल ए स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकिल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग द वेस्ट इन ग्राउंड। मतलब उसने वेस्टेज को ग्राउंड में डंप करने की बजाय उसने एक रिसाइकिल प्लांट लगा दिया, तो ये सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल रेजिडेंट्स, ये भी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सोशल है। कंपनी स्टार्टेड ए स्कूल नियर बाई फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉय, तो ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम कर रहा है। तो ये आप इसको लिख दीजिए, कोड द लाइन फ्रॉम पैरा विच इंडिकेट दोज ऑब्जेक्टिव। तो आप सोशल के लिए ये 2 लाइन लिख दीजिएगा, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल रन कर रहा है कंपनी, तो ये उसका पर्सनल में डाल दीजिए। केस स्टडी नंबर 30, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द एबो पैराग्राफ। चलिए, डायरेक्टर ऑफ Bowmal लिमिटेड असाइन द टास्क टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम बाय द बोर्ड टू ऑल द डिपार्टमेंट हेड। Departmental head appoint supervisor, superintendent, executive, etc. So the work can be assigned to worker as per the plan. Supervisor kept a check on worker as per the plan. देखिए पहले डायरेक्टर ने किसको किया, डिपार्टमेंट हेड को किया, डिपार्टमेंट हेड ने किसको किया, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट इनको कर दिया, इन्होंने किसको साइन कर दिया, वर्कर कर दिया। मीन्स ये सभी मिलके काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट दीजिए ग्रुप एक्टिविटी, और आप इसको क्या कर दीजिए फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये हमारी केस स्टडी हो चुकी है 16-30 हमारे सेकंड लेक्चर में। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, हम केस स्टडी की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।